हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमारी शिक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हम बना चुके हैं। ये पार्ट 2 है सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए, जिसमें हम 1000 MCQs SST के हल करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण होंगे आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, क्योंकि अब आप कमर कस लीजिए, क्योंकि KVS भी हो सकता है कि इस साल KVS का नोटिफिकेशन आ जाए। PCS का भी एग्ज़ाम है आपका, सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारा। इससे पहले जो है वो हम समथिंग 20 सवाल को सॉल्व कर चुके हैं और 21 से देखेंगे। 21 सवाल है कि लोक कला का संबंध है। लोक कला का किससे संबंध है? तो लोक कला का संबंध जो होता है वो क्षेत्रीय कला से होता है। लोक कला के बारे में अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि भारत में अनेक जाति व जनजातियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ठीक है, जो कि पारस्परिक कलाओं को अपनाती हैं, जिसको लोक कला कहते हैं। इसका संबंध जो होता है वो क्षेत्रीयता से होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? तो ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सवाल है कि एपण का संबंध किस राज्य से है? तो एपण का संबंध जो है वो उत्तराखंड से है। ठीक है, और उत्तराखंड के बारे में हम आपको बता दें कि उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से कटकर बना हुआ है। ठीक है, ये पहले उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश में ही था। हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हिंदुस्तानी संगीत में रीतियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो ये 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो जो कुल मिलाकर स्वर होते हैं वो 12 होते हैं। अब 12 स्वर कैसे होते हैं? तो जो हिंदुस्तानी संगीत में 2 अचल स्वर होते हैं, 5 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर स्वरों की संख्या 12 हो जाती है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? किस गायकी के संग किया जाता है? तो ध्रुपद के साथ किया जाता है। ठीक है, किसके साथ किया जाता है? ध्रुपद के साथ किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? कौन तबला वादक नहीं है पूछ रहे हैं। तो जो रामदास शर्मा जी हैं वो तबला वादक नहीं हैं। बाकी पंडित किशन महाराज भी तबले वादक है, जाकिर हुसैन भी हैं, अहमद जान थिरकवा भी तबला वादक हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो प्रथम राष्ट्रीय खेल था वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? तो 19 से 26 नवंबर 1985 को आयोजित किया गया था। अब 1985 से अगर आपको हम बात बताएं, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि प्रथम जो राष्ट्रीय खेल था वो भारत में नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था, आयोजित किया गया था, और डेट थी 19 से 26 नवंबर। ठीक है, और सन था 1985। 1985 से अगर हम बात करें तो 1985 के पास ही 1986 में भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NPE आया था। कब? जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि नेक्स्ट सवाल है कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल की आवश्यकता है, या किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? मतलब यह कथन किसका है कि भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल की ज़रूरत है? यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें, और आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मैंने मुग़ल कालीन से लेकर हर तरह के वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको पसंद आए तब आप अपने दोस्तों के संग भी शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस के बारे में जान लेते हैं हम कि
खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के महान मेजर ध्यानचंद की जयंती उस दिन होती है, तो उन्हीं की याद में मनाया जाता है। ठीक है। और अब अगर बात करें हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद की, तो भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाने वाले ध्यानचंद जी थे, इसीलिए उनके सम्मान में यह हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन थे? तो योग दर्शन के जो लेखक हैं वो महर्षि पतंजलि जी हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि जीएन, ठीक है, रुक जाइए, जीएन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? किस फसल से संबंधित है? तो मक्का फसल से संबंधित है। ठीक है। किस फसल से संबंधित है? मक्का फसल से संबंधित है। एक बार फिर हम सवाल को दोहरा लेते हैं कि जो जीइन है नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो मक्का फसल से संबंधित है। ठीक है। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि गाय की कौन सी नस्ल दुकानी उद्देश्य की है? तो थारपारकर जो नस्ल है वो दुकानी उद्देश्य की है। ठीक है। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो जो बांटा गया है, आपके पास 5 सेकंड, आप जवाब दे सकते हैं। चलिए मैं देता हूँ 15 जो जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि केंद्रिक बीज की संतति है, क्या है? जो प्रजननक बीज होते हैं वो इसकी संतति है। ठीक है। हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ के बारे में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ में इस समय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मार्मलेड बनाने के लिए उपयुक्त फल है, कौन सा है? मार्मलेड बनाने के लिए जो उपयुक्त फल है वो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माल्ट। ठीक है। क्या है? माल्ट है। ठीक है। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। ठीक है। हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है। पेक्टिन। ठीक है। पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि केसर प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो केसर प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है पुष्प वर्तिकाग्र से। ठीक है। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? ठीक है। तो मानव शरीर में कुल 28 पसलियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 28। ठीक है। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? आपको मालूम है 206। ठीक है। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? किस रोग से बचाव करता है? तो मियादी बुखार जिसे होता है उसके बचाव के लिए TAB का टीका लगाया जाता है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तब सबको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? तो जो रेशमी वस्त्र होते हैं, रेशमी कपड़े जो होते हैं, उनको अच्छे लुक और कड़कपन देने के लिए गोंद के कलफ का प्रयोग किया जाता है।
और कभी कभार ये भी होता है कि आरा रोड के कफल का कलफ का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि कपड़े को अच्छा लुक और कड़कपन देने के लिए गोंद के कलफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो पाणिनि है। ठीक है, अजीब नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें, और रोजाना हम इस तरीके की वीडियो डालते रहते हैं तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट सवाल है कि अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहाँ करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां, संपूर्ण मुगल कालीन पर हम वीडियो बना चुके हैं। किस तरीके से हम पहले आपको बता चुके हैं कि मुगल काल की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद हुमायूं शासक बना। उसके बाद अकबर की पैदाइश 1542 ईस्वी में हुई थी। 1556 ईस्वी में अकबर शासन गद्दी पर बैठा। अकबर का पुत्र जो था वो जहांगीर था। जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिसमें औरंगजेब गद्दी पर बैठा। इसे पूरी डिटेल में मैंने समझाया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जाके MCQs देख लीजिए जो मैंने मध्यकालीन पे यानी मुगल पीरियड पे बनाए हैं। और रोज़ाना मैं वीडियो डालता रहता हूँ। आपको अगर किसी भी छोटे या बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपको इस चैनल पे हर वीडियो फ्री मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आज भी कह रहा हूँ और मैं आगे भी कहूँगा कि आपको फ्री ही मिलते रहेंगे। तब आप देरी ना करें। हर एग्ज़ाम महत्वपूर्ण होता है, जॉब छोटी हो या बड़ी, जॉब हर इंसान की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी, मतलब आर्य समाज की जब स्थापना हुई थी तो वो वर्ष कौन सा था? तो पूछा जा रहा है कि वो वर्ष जो था वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अब अगर पूछ लिया जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है, संस्थापक कौन थे, तब आप कहेंगे कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने बम्बई में की थी। यानी मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इनकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, जो एम था, जो मकसद था, वो बौद्धिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना था। भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना, जैसे द डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया की तरह की, जैसे कि एक सूत्र में बांधने की बात कही गई है कि भारत में जो धार्मिक व राजनीतिक रूप से जो भेदभाव थे उनको दूर करना था। ठीक है, और भारतीय संस्कृति व सभ्यता पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। यानी जो यूरोपियन कल्चर का असर आ रहा था उसको रोक के हमें अपनी संस्कृति के लिहाज से अपने देश को आगे बढ़ाना था। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि इनमें में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? तो सूरसेन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सूरसेन जो थे वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। जैसे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग काकोरी नामक स्थान पर आप ये जान लीजिए कि एक ट्रेन को लूटा गया, डकैती टाइप में डाली गई, जिससे कि सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है इसमें सवाल क्या है कि इनमें से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो सूरसेन जो है वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो जो दीन इलाही की स्थापना की थी वो अकबर ने की थी। अकबर के बारे में बता चुके हैं हम आपको कि 1520
42 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। 1556 में ये गद्दी पर बैठे। बैरम खां के संरक्षण में 1556 में ही इन्होंने हेमू के साथ जो पानीपत का सेकेंड वॉर हुआ था उसको लड़ा था। ठीक है, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और नेक्स्ट सवाल है कि ह्वेन-सान किसके शासनकाल में भारत आया। ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन-सान भारत आया था। वह 269 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा। इधर गलत है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, मतलब शिक्षा प्राप्त की, और भारतीय समाज और अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन भी किया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है। ठीक है, किसे कलंदर कहा जाता है, तब बाबर को कलंदर कहा जाता है। किसे कलंदर कहा जाता है, बाबर को कलंदर कहा जाता है। ठीक है, बाकी बादशाहों के बारे में अगर हम आपको बता दें कि जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है। ठीक है, शाहजहाँ को ताजमहल के लिए जाना जाता है। ठीक है, अकबर के बारे में मालूम है आपको कि अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म निकाला था, जिसको अपनाने वाले पहले और आखिरी हिंदू जो थे उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाबर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो कि जिन्हें कलंदर कहा जाता था वो बाबर थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब ना नेक्स्ट सवाल जो है वो नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था, कौन था। आपके पास 5 सेकेंड है, आप कमेंट बॉक्स में जाके इसके आंसर को लिख सकते हैं। और आपको बता दें कि आपको जितना आता है, जो भी सवाल आता है, आप उसको मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्योंकि हम जिन चीज़ों को लिख कर देखते हैं वो चीज़ हमारे माइंड में स्थायी होती चली जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उच्चतम बिंदु था। इसी के शासनकाल में बंगाल का विभाजन जो हुआ था उसका निर्णय लिया गया, उसका फैसला लिया गया, क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केंद्र बन चुका था। इसीलिए इस चेतना को नष्ट करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या काम किया कि बंगाल विभाजन का षड्यंत्र रचा। ठीक है, एक प्लान बनाया जिसके तहत बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल से पहले आपसे निवेदन है कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं रोज़ाना वीडियो डालता हूं और मैं पूरी 1000 MCQs की, यानी सोशल हिस्ट्री पर 1000 MCQs की सीरीज बनाऊंगा, जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से कोई भी दिक्कत ना हो। है आज के लिए इतना ही। ये बाकी जो सवाल हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और इस वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें, जितनी बार आपको मन करे उतनी बार देखें। क्योंकि हम जिन चीज़ों को सुन लेते हैं या लिख कर देख लेते हैं, हमें वो चीज़ें स्थायी होती चली जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।